हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस और ये है चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ये चैप्टर बहुत ही आसान लैंग्वेज में विद टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। अर्थमेटिक, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें एल्जेब्रा पढ़ना पसंद है, हमें ज्योमेट्री पढ़ना पसंद है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एल्जेब्रा होता है जो हम नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ते हैं, उसमें सारे नंबर्स आते हैं, एक्स आता है, वाई आता है, वेरिएबल्स आते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हमारा सर्कल्स आ गया, ट्राइंगल्स आ गया, और रिलेटेड टू दैट फिगर्स। तो अर्थमेटिक का हो गया, हम नंबर से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और एक्सप्रेशंस बनाएंगे। जैसे 5+2, ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ 5 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, और एक्सप्रेशन कैसे बना, हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन डाल दिया। तो हमारे पास चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं बेसिक। वो होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब भी हम किसी दो नंबर के बीच में ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन इंक्लूड कर देते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हम एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 5 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो हम इसको क्या पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। हम यहाँ पे एक ऑपरेशन डालते हैं 5+2, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम डालें 5-2, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। 5 into 2, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। 5 divided by 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इन सबको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अभी हमने सिंगल साइन डाला है, हम इसको 5 into 2 + 13, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो हम एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के साइन यूज करके कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। अब ये जो है इक्वालिटी साइन, यहाँ पे हमें इक्वालिटी साइन के बारे में भी देखना है। जब हम कोई एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई एक वैल्यू आती है। जैसे 5+2, तो इसकी कोई एक वैल्यू आएगी, दैट इज 7। तो ये इक्वालिटी इट इज क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन, या रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इक्वल एक तराजू का काम करता है, एक बैलेंस का काम करता है बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड नंबर। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, और लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन विद इक्वल टू साइन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। डायरेक्ट कभी भी आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नहीं करना, सबसे पहले एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो मलिका स्पेंड्स ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। तो एवरी डे मतलब रोज वो खाना खा रही है। 1 डे में वो ₹25 स्पेंड कर रही है फॉर लंच। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो स्कूल उसका मंडे टू फ्राइडे है, तो मंडे टू फ्राइडे के अंदर 5 डेज आ जाते हैं। तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 5 into 25, क्योंकि वो हर रोज ₹25 खर्च कर रही है लंच पे। तो एक दिन का 25, 2 दिन का 25, 3 दिन का 25, 4 दिन का 25, 5वें दिन का 25।
तो या तो हम इसको लिखेंगे 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 5 बार, क्योंकि ये मंडे का है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। बट रिपीटेड एडिशन, जब हम कोई भी नंबर बार बार ऐड करते हैं तो उसका मतलब बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। तो हमने 25 को कितनी बार लिखा? 5 बार। तो ये अमाउंट वो पे करेगी फॉर 5 days इन अ वीक। अब डिफरेंट एक्सप्रेशंस यहाँ पे हमें दिए हुए, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन। और यहाँ 4 ऑपरेशंस के साथ, जो जैसे मैंने बताया था, ये प्लस के साथ है, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ। दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस। नाउ हाउ डू वी कंपेयर द एक्सप्रेशंस? हम एक्सप्रेशंस को कंपेयर कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आप देखो कि ये 10 है, ये 7 है। इट इज 10 जो है 7 से 3 बड़ा है, और 2 जो है 1 से 1 बड़ा है। तो ये 4 बड़ा है इससे, तो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन राइट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप छोटे नंबर से तो ऐड करके भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 13 माइनस 2 इज 11, 4 इंटू 3 इज 12, तो 11 इज लेस देन 12। Now we come to the figure it out question. Fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the sign. तो 13 प्लस 4 जो है वो 17 होता है, और हमें राइट साइड पे एक नंबर फिल करना है उसके अंदर 6 ऐड करके। तो हम ये ब्लैंक में क्या नंबर लिखे और उसमें जब हम 6 ऐड करें तो वो 17 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 11। तो ये हमने कैसे निकाला? हमने 17 में से जब 6 माइनस किया तो हमारा आंसर 11 आएगा। तो ये आप सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये फिंगर्स से भी निकाल सकते हो। 22 लेफ्ट साइड पे है बी पार्ट में, और राइट साइड पे 6 इंटू 5 का आंसर आएगा 30। तो 22 में हम क्या ऐड करें कि 30 आ जाए? तो इट इज 8। यू कैन डू इट ऑन फिंगर्स। 64 डिवाइडेड बाई 2, 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 32 आंसर आएगा। तो 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए? तो इट इज 4। 8 4 जा 32। तो लेफ्ट साइड भी 32 है, राइट भी 32 है। तो हमें बैलेंस इस तरह से क्रिएट करना है कि दोनों नंबर सेम हो। अब 34 में से हम क्या माइनस करें कि 25 आ जाए? तो 34 के अंदर हम 9 माइनस करेंगे। आप बैक काउंटिंग पे भी जा सकते हो फिंगर्स पे, कि 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, and we need the answer 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 25 हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां तक हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज। इंक्रीजिंग मतलब हो गया स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा हमें अरेंज करना है नंबर। तो सबसे पहले तो हमें इनके आंसर्स निकालने हैं। एक है 67 माइनस 19, आप इसको माइनस करो तो ये आ गया 48। बी का आंसर है 67 माइनस 20, तो ये आएगा 7, 47। सी इज 35 प्लस 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। D is 5 into 11, it is 55. E is 120 divided by 3, it is 40। जब आप डिवाइड करोगे तो 40 आएगा। तो अब देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? दिस E पार्ट 40, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 इट इज लेस देन। इससे बड़ा नंबर देखो ये हमारे पास हो चुका है। अब इससे बड़ा आएगा 47 विच इज 67 माइनस 20। आपको ये आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको जो लिखना है वो यहाँ पे
जो एक्सप्रेशन है वो अरेंज करना है. देन इज 67 माइनस 19, देन 5 इंटू 11 एंड देन 35 प्लस 25. दिस इज हाउ वी अरेंज द क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर. एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर. तो आपको लगेगा ये तो बड़े बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है. बट बेटा यहाँ पे ना हमें एक टेक्निक से बताना है. हम नंबर ऐड करके तो इजीली बता सकते हैं, पर क्या कोई और बहुत ही छोटा रूल है जिससे हम ये बता पाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो आप देखो ये फर्स्ट वाला नंबर 4 डिजिट नंबर है, और यहाँ भी जो फर्स्ट नंबर है 4 डिजिट नंबर है, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है. ये एक नंबर बड़ा है तो हम 1 यहाँ लिख देते हैं. अब जो सेकंड नंबर है 125 में और 128 के अंदर, ये 3 बड़ा है. तो क्या 1 और 3 में से कौन सा बड़ा है? तो ये नंबर बड़ा है. आपका राइट साइड वाला नंबर बड़ा है इन टोटल लेफ्ट साइड से. तो देखो हमने कोई एडिशन नहीं किया, हमने कोई सब्ट्रैक्शन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया और हमने आंसर निकाल लिया. एग्जाम्पल नंबर 3. 113 माइनस 25 एंड 112 माइनस 24. अब यहाँ पे देखो ये माइनस वाला आ गया, प्लस तो पता लग जाएगा. अब 113 और 112 में ये लेफ्ट साइड 1 बड़ ग्रेटर है. अब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स में भी 1 का डिफरेंस होता है, पर दिस नंबर इज स्मॉलर एंड दिस नंबर इज ग्रेटर. -24 जो है -25 से 1 बड़ा है. तो दोनों तरफ 1 1 बड़ा है, दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल आएगा. तो दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है. जब दोनों नंबर सेम है तो इक्वल का साइन आएगा. अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस करते हैं. ए पार्ट देखो. 245 प्लस 289, 246 प्लस 285. तो यहाँ पे देखो 245 और 246 में इधर 246 2 बड़ा है, और 289 और 285 में 289 यहाँ पे 4 बड़ा है. तो हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन डालेंगे. बी पार्ट. 273 माइनस 145, 272 माइनस 144. तो 273 और 272 में इधर 1 ग्रेटर है, और 145 और 144 क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये 1 ग्रेटर है. तो ये दोनों इक्वल है. तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर सेम आएंगे. सी पार्ट. 364 प्लस 587, 363 प्लस 589. तो अब तो आप इजीली बता सकते हो ये 1 बड़ा है और दूसरा नंबर इधर 2 बड़ा है, तो ये वाला साइन है. 124 प्लस 245, 129 प्लस 245. तो आप देखो ये दोनों नंबर तो सेम है और ये इधर आए. तो है ना आसान कितना. हम देखो कोई एडिशंस कर ही नहीं रहे हैं. ऐसे लग रहा है ना वो ये कि हमें किसी ने पहले क्यों नहीं सिखाया. तो 214 और 213 में इधर बड़ा है, और 77 और 76 में -76 बड़ा है, -77 छोटा है बाय 1. तो ये 2 बड़ा हो गया, तो ये इस टाइप ये साइन आए लेस का. नाउ इज द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.2 रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस. तो एक्सप्रेशंस को हम कैसे पढ़ते हैं ये हमें इसके अंदर समझाएंगे. हमें कैसे क्या किन बातों का ध्यान रखना है. Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो ऊपर इसने बोला है क्या कहना चाहता है. सेंटेंस है शालिनी sat next to a friend with toys.
तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि शालिनी जो है अपने फ्रेंड के साथ में बगल में बैठी और टॉयज लेके, तो मतलब ये टॉयज शालिनी को बिलोंग करते हैं, शी इज शालिनी और वो उसकी फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने बोला कि शालिनी के पास टॉयज है, वो फ्रेंड है, बट मीनिंग यहाँ पे क्या निकल रहा है एक और, द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी ने सैट नेक्स्ट टू हर, पर ये फ्रेंड है एंड दिस इज शालिनी। तो देखो इसके अंदर कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस सेंटेंस के दो मीनिंग निकल रहे हैं, या तो शालिनी टॉयज लेके अपनी फ्रेंड के पास बैठी, या शालिनी की फ्रेंड के पास टॉयज है और शालिनी उसके साथ बैठी। नेक्स्ट सेंटेंस है शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। अब है शालिनी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी विद टॉयज, टॉयज लेकर। तो ये देखो, ये शालिनी थी, ये फ्रेंड थी, तो शालिनी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी टॉयज लेकर। तो दिस सेंटेंस विदाउट द पंचुएशन कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वेज। तो देखो, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस था, जैसे मैंने बताया कि एक में शालिनी के पास टॉयज लग रहे हैं और एक में फ्रेंड के पास टॉयज लग रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है, और यहाँ देखो ये कॉमा की वजह से हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है। The appropriate use of a comma specifies how the sentence has to be understood. तो कॉमा से क्या पता लगता है हमें कैसे सेंटेंस को यूज करना है। अब ऐसे ही एक्सप्रेशंस के साथ होता है। तो मलेश ब्रॉड 30 मार्बल्स, तो उसने 30 मार्बल्स ले लिए टू द प्ले ग्राउंड। अरुण ब्रॉड 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग। तो 5 बैग्स लाए और हर एक में 4 4 मार्बल थे, तो इसको हम 5 into 4 लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब है विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द एक्सप्रेशन, पूरन फाउंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी 140। तो 140 इसकी वैल्यू कैसे आई, तो उसने क्या किया, पहले 30 को और 5 को ऐड किया तो 35 बन गया, फिर इंटू 4 कर दिया, तो ये बन गया 35 into 4 इज 140। तो उसने ये तो देखा ही नहीं ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसने सिर्फ एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। तो मल्लेश फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 50। मल्लेश ने इसका आंसर 50 निकाला। ही मल्टीप्लाइड 5 and 4 टू गेट 20 एंड देन एडेड 30। तो मल्लेश ने क्या किया, पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके आंसर 20 निकाला और फिर उसमें 30 ऐड किया, तो इसका आंसर आ गया 50। तो इन दिस केस मलेश इज राइट, बट वाई डिड पूरन गेट इट रॉन्ग। मलेश तो ठीक है, पर पूरन गलत क्यों हुआ। तो जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन 30 + 5 into 4, इट इज नॉट क्लियर वेदर वी शुड डू एडिशन फर्स्ट और मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अब हमारे पास रूल आता है बॉड मास। तो हमें कोई भी एक्सप्रेशन जब सॉल्व करने होते हैं तो हम बॉड मास का रूल लगाते हैं। तो व्हाट डज बॉडमास सेज, मैथ्स के अंदर हमें बॉडमास रूल अप्लाई करना है एक्सप्रेशंस को समझने के लिए, और इंग्लिश में हमें पंचुएशंस यूज करने होते हैं। तो बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, या इसका मतलब अगर ऑफ वर्ड कहीं पे नहीं है तो ऑपरेशंस भी होता है। वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये अभी हमने स्टडी नहीं किया, तो हम इसको ऑफ ही पढ़ेंगे। डी मीन्स डिविजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो ये है बॉडमास। कहते हैं ना कि हम इसको मैथ से बोलते हैं बदमाश। बदमाश, अगर हमने बदमाशी नहीं सीखी तो क्या सीखा हमने मैथ्स। तो जब तक बदमाशी नहीं करोगे बेटा मैथ्स में तो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो बदमाशी करना सीख जाओ, मीन्स बॉडमास अप्लाई करना सीख जाओ। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5।
Irfan bought a pack of biscuits for rupees 15 and a pack of tuar dal for rupees 56. तो बिस्किट्स आए रुपीज 15 के, तुअर दाल आई रुपीज 56 की. He gave the shopkeeper rupees 100. Write an expression that can help us to calculate the change Irfan will get back. तो इरफान को कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो बेटा पहले तो जो हमने सामान खरीदा है हम इसको ऐड कर लेते हैं. तो 56 प्लस 15 हो गया. ये हो गया हमने जो टोटल सामान खरीदा है. अब हमने शॉपकीपर को दिए 100. तो मनी जो वापस मिलेगा, मनी दैट इरफान विल गेट बैक, वो क्या होगा? वो 100 रुपए में से अपने सामान के पैसे काट लेगा, है ना? तो ये एक्सप्रेशन सही है. इसका आंसर आएगा ₹29. एंड द एक्सप्रेशन जो ये लिखा है ऊपर वाला, दिस इज रॉन्ग. 100 में से 15 रुपए काटे, फिर 56 ऐड कर दिए. दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन. सही क्या होगा? 100 रुपए में से 15 रुपए का बिस्किट भी माइनस कर दो और 56 का दाल भी माइनस कर दो. या तो आप ये लिखोगे या ये लिखोगे. तो you can write the expression in two ways. Now we move on to the terms in expression. किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 12 प्लस 7. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है 12 और एक है 7. तो टर्म हो गई यहाँ पे 12 कॉमा प्लस 7. तो यहाँ पे हम नंबर्स को हमेशा साइन के साथ लिखते हैं. नेक्स्ट इज 83 माइनस 14. तो हम इसमें लिखेंगे 83 कॉमा माइनस 14. दीज आर टू टर्म्स. नेक्स्ट इज -18 -3. तो इसको हम लिखेंगे -18 कॉमा -3. जब आप कॉमा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेकिन जब आपको सर्कल करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? -18 और मुझे इसको प्लस साइन के साथ लिखना है तो मैं लिखूंगी इसको ब्रैकेट में -3. तो मेरी एक टर्म बन जाएगी -18, दूसरी बनेगी -3. तो हम दो टर्म्स के बीच में जब पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं. अब ऐसे ही मैं इसको ऊपर वाले को भी बताती हूँ. तो हम इसको लिखेंगे 83 प्लस -14. माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे. तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई. नाउ इज नेक्स्ट 6 इंटू 5 प्लस 3. तो बेटा हमेशा ये ध्यान रखना है, टर्म्स के अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये सिंगल टर्म काउंट होती है. मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये सिंगल टर्म काउंट होंगी जब दो नंबर्स के बीच में ही कोई भी साइन आ जाए. तो इनके बीच में इनटू आया तो सिंगल टर्म काउंट होगी, क्योंकि इसका आंसर जब तक एक आएगा वो होना चाहिए 30, वो सिंगल टर्म होगी. इसका आंसर क्या होगा? 30 प्लस 3. नाउ दिस इज अ सिंगल टर्म, पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी. तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. नेक्स्ट इज 2 -10 प्लस 4 इंटू 6. तो यहाँ पे हम इसको रीराइट कर लेते हैं सबको प्लस साइन के साथ. 2 प्लस 10 को ब्रैकेट में ले जाओ प्लस 4 इंटू 6. तो एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म. कॉमा डाल के कैसे लिखोगे? 2 कॉमा -10 कॉमा 4 इंटू 6. तो 3 टर्म्स है यहाँ पे. नेक्स्ट हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे देखो ये टर्म्स लिखी हुई कॉमा में और सर्कल में भी. तो ये सेकंड वाले के अंदर हमें कॉमा में लिखना है, तो 5 कॉमा 6 इंटू 3. नेक्स्ट है 4 15 एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -9 साइन के साथ. तो यहाँ हो जाएगा 4 कॉमा 15 कॉमा -9. इसमें देखो 23
यहाँ पे साइन है -2 और इंटू 4, 4 भी है साथ में, मल्टीप्लीकेशन में सिंगल टर्म होगी, एंड 16। और यही आप कॉमा में डाल के लिख दो, 23 कॉमा -2 इंटू 4 एंड 16। नेक्स्ट में लिखेंगे 28, 19 एंड -8। इनके कॉमर्स में लिख दो 28, 19 एंड -8। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग मीन्स चेंज ऑफ सीट्स। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अगर मैं 6 को यहां लिख दूं और 4 को यहां लिख दूं, तो क्या मेरे आंसर में चेंज आएगा? देखो मैंने ये सीट चेंज कर दी, तो आंसर विल रिमेन सेम। आंसर विल रिमेन सेम ऑन स्वैपिंग। तो अगर आप क्लास के अंदर एक दिन यहां बैठे और दूसरे दिन यहां बैठे, और जो बच्चा यहाँ था उसने प्लेस आपकी जगह शिफ्ट करी, तो देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। तो स्वैपिंग से आंसर में चेंज नहीं आता। तो हम इसको लिखते हैं टर्म 1 प्लस टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 2 प्लस टर्म 1। ये है इसका मतलब स्वैपिंग का। देखो ये है स्वैपिंग का मतलब। तो स्वैपिंग से आंसर में चेंज नहीं आता। अब नीचे देखो यहाँ पे है, अब 3 का लिया हुआ एग्जाम्पल, कि अब हमारे पास 3 नंबर आ जाए, व्हेन देयर आर 3 नंबर्स। तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। 3 नंबर्स में क्या होगा, जैसे -7 प्लस 10 प्लस -11। अब ये 3 नंबर है, हम इन तीनों की मैं प्लेस चेंज कर देती हूँ। 10 को मैंने यहाँ रखा, -11 को यहाँ रखा और -7 को यहाँ रखा। तो क्या मेरे आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? लेट्स कैलकुलेट। तो ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -3, सॉरी +3 एंड -11, जिसका आंसर आया -8। इस एक्सप्रेशन का आंसर आया -8। अब नीचे वाले को देखते हैं हम। 10 एंड -7 मेक्स -1 एंड -7, तो ये भी -8 है। तो मैं अगर 3 टर्म्स के अंदर ग्रुपिंग करके इनकी सीट्स बदलती हूं, तो मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, मैं पहले फर्स्ट 2 को ऐड किया, फिर टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, फिर ये दोनों ऐड किया, तो ये वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये 3 नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो हम जब एडिशन करते हैं तो पहले किसी 2 नंबर का करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप बनाना। तो हम ये 2 नंबर ऐड किए, फिर हमने नेक्स्ट में जरूरी थोड़ा है कि बच्चा यही 2 नंबर ऐड करेगा, वो ये दोनों भी तो ऐड कर सकता है ना। तो हमने बी और सी का ग्रुप बना दिया। हम ए और सी का ग्रुप भी बना सकते हैं। हम ए और सी को भी पहले ऐड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज बिटवीन 3 नंबर्स, ये एसोसिएशन बिठा रहे हैं अपना, तो इट इज बिटवीन 3 नंबर्स। और जो 2 नंबर्स के बीच में होती है उसको लिखते हैं हम ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा कि ये बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ग्रुपिंग और स्वैपिंग से हमारे आंसर्स में कोई चेंज नहीं आता। तो क्या है, द एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक के तौर पे भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नाउ इज
ये देखो मैंने आपको बताया था ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ सारे हम ऐड ही कर रहे हैं. नाउ द स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ. अब ये देखो, हम जब एवरीडे लाइफ में क्या स्वैपिंग करने से क्या फर्क पड़ता है. एक एग्जाम्पल दिया हुआ रियल लाइफ का. Manasa is going outside to play. Her mother says, wear your hat and shoes. पहले hat पहनो and shoes पहन लो. Which one should she wear first? She can wear hat first and then shoes, or she can wear shoes first and then hat. तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, कुछ भी पहले पहन ले. तो Manasa will look the same in both the cases. बट अभी डिफरेंट सिचुएशन है. उसमें उसकी मम्मी कहती है वियर योर सॉक्स एंड शूज. तो पहले सॉक्स पहनो फिर शूज पहनो. बट नाउ द ऑर्डर मैटर्स. शी शुड वियर सॉक्स एंड देन शूज. इफ शी वियर्स शूज एंड देन सॉक्स, अगर वो उल्टा कर दे, शूज के ऊपर सॉक्स पहन ले, तो क्या होगा? शी विल लुक अनकंफर्टेबल, शी विल फील अनकंफर्टेबल एंड लुक वेरी डिफरेंट. तो रियल लाइफ में ऑर्डर मैटर करता है. तो स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ मैटर्स. इससे फर्क पड़ता है. ठीक है. नाउ इज एग्जाम्पल नंबर 7. अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल. ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4. एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा. सबने एक एक डोसा मंगवाया. ईच डोसा कॉस्ट ₹23. तो अमू का डोसा भी 23 का है, इसका भी 23 का, मधु का भी 23 एंड जॉन का भी 23. तो कॉस्ट ऑफ 4 डोसास कितनी हो जाएगी? रिपीटेड एडिशन मेक्स मल्टीप्लीकेशन. 4 इंटू 23 कॉस्ट ऑफ डोसा हो गई. एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग ₹5. और उन्होंने ₹5 टिप दे दी. तो नाउ राइट एन एक्सप्रेशन. तो वो हो गया 4 इंटू 23 प्लस 5. ये तो बन गया एक्सप्रेशन. डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में अब हम क्या करेंगे? बॉडमा सेज, बदमाशी करो भैया. ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ लिखा नहीं है, डिवीजन का साइन नहीं है. नाउ इज मल्टीप्लीकेशन. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज टू, 92 एंड प्लस 5. दिस मेक्स ₹97. समझ आ गया? तो आपको ये 23 और 5 को ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 का बी पार्ट है. इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7. अब 7 फ्रेंड्स गए हैं, तो 7 इंटू 23, तो डोसा की कॉस्ट हो गई एंड द ₹5 इज द टिप. तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये बन गया. अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना. तो बॉडमस मीन्स पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन ऐड करोगे. एग्जाम्पल नंबर 8. Children in the class are playing fire in the mountain. Run, run, run. ये गेम बच्चे खेलते हैं. तो वहां पे टीचर जो है एक नंबर बोलती है. स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज themselves in group of that number. Whoever is not the part of the announced group or size is out. तो यहाँ पे Ruby wanted to rest and sat on one side. The other 33 students. तो 33 स्टूडेंट्स यहाँ पे खेल रहे हैं गेम ये वाला. तो अब टीचर ने यहाँ पे नंबर बोला 5. द टीचर कॉल्ड आउट 5. तो बच्चों ने 5 के ग्रुप्स में अपने आप को अरेंज कर लिया. तो ये 5 10 15 20 25 30. अब बाकी बचे 3 बचे. दीज आर द लेफ्ट वंस. तो कितने हो गए ये? 30 कब आएगा? 5 6 30 एंड प्लस 3. दिस इज द एक्सप्रेशन. तो देखो, जब भी टीचर कोई नंबर कॉल करेगी, इसका एक सिंपल इजीएस्ट मेथड क्या है? टीचर ने बोला 5, तो 5 की टेबल में
33 का जो नियरेस्ट नंबर है इससे छोटा, इट इज 30, वो 30 आता है 5 6 तो आप 5 6 लिखोगे और 33 में से जो बैलेंस बचा 3 वो माइनस यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक और इसने क्वेश्चन पूछा है कि टीचर ने 4 बोला, 4 बोला है, तो 33 की 4 की टेबल में नियरेस्ट नंबर जो 33 का है इट इज 32 विच इज 8 × 4, ये हो गया 32 और 33 बनाने के लिए एक कम है। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा 8 × 4 + 1। अब नेक्स्ट बोला 7, तो 7 की टेबल में 33 के नियरेस्ट जो नंबर है इट इज 7 4 28 and 5 is the remaining number. आई होप आपको ये समझ में आ गया हमें कैसे लेना है। अगर टीचर नंबर बोलेगी 9, तो 9 3 = 27, 9 4 = 26। देखो 9 3 = 9 4 = 36, तो हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, 33 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा 9 × 3 + 6। तो कोई भी नंबर बोलो आप अरेंज कर सकते हो। नाउ इज एग्जाम्पल नंबर 9। Raghu bought 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. तो रघु जो है 100 kg राइस लेके आया और उसने 2 2 kg के पैकेट्स बना दिए। 2 kg, 2 kg, 2 kg, तो ऐसे कितने पैकेट्स बन जाएंगे? तो यहाँ पे हम 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 पैकेट्स आ जाएंगे। He already had 4 2 kg पैकेट्स और रघु के पास ऑलरेडी 4 पैकेट्स है, तो उसके पास टोटल पूछ रहे हैं अब कितने पैकेट्स हो जाएंगे। तो टोटल पैकेट्स कितने होंगे रघु के पास? वो होंगे 100 ÷ 2 + 4। ये टोटल पैकेट्स होंगे। ये हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, इसको आप 100 ÷ 2 + 4 ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल आ जाएगा 50 + 4 विच इज इक्वल टू 54 पैकेट्स। अगर आंसर निकालने के लिए बोला तो आप ये लिखोगे, अगर एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला तो आप ये लिखोगे। नाउ इज एग्जाम्पल नंबर 10। Kanan has to pay rupees 432 to a shopkeeper using 1 rupee, 5 rupee, 10, 20, 50, 100। तो वो कैसे पे कर सकता है? उसके पास ये कॉइन्स भी है और रुपी भी है। तो देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो वो 100 रुपए के 4 नोट देगा तो 400 हो गया, फिर एक नोट उसने 20 रुपए का दे देना है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 400। अब बचा एक 10 रुपए का नोट दे देगा तो ये हो गया 430, फिर +2 × 1, तो ये बन गया टोटल 432। दिस इज द वन वे। अब 50 रुपए का अगर आप नोट यूज करो तो वो 8 नोट तो 50 के दे सकता है, तो वो ये हो गया इसका 400। अगेन हो गया, फिर वो 10 10 के ही नोट दे दे 32, तो ये हो गया 32, तो 432। तो आप कुछ भी एक्सप्रेशन बना सकते हो यूजिंग दीज नंबर्स। ये ऐसा क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर में भी है, चिट्टी वाला, कि कैलकुलेटर के पास ये नंबर्स है और हमें एक्सप्रेशन फॉर्म का है। दिस इज द सेम। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशंस अबव। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होंगी? एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। दूसरा एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। तो मल्टीप्लीकेशन से एक सिंगल टर्म काउंट होगी, प्लस से अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 4 टर्म्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज टू गिविंग द आंसर्स? तो आप कुछ भी, ये आप DIY आप खुद कर सकते हो, कोई भी तरीके बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 11। Here are 2 pictures. Which of these arrangements matches the expression 5 × 2 + 3? तो देखो 5 × 2, 2 2 है ये और 5 है,
तो ये हो गया 2 into 5 या 5 into 2 एंड दिस इज +3। तो ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है इसके साथ। अब इसका एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो? देखो येलो 2 है, तो 2 into 5, और ये दूसरा कलर है ब्लू, ये भी 2 है × 3, ये प्लस होगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। और या आप क्या लिख सकते हो? येलो की 5 है, ब्लू की 3 है, और ऐसे आपके पास 2 डंडी है, तो ये एक्सप्रेशन भी बन सकता है। तो 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां तक के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। और इसका फिगर इट आउट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, इससे आगे का पोर्शन। तो आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल सारे क्लियर हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आगे हम बॉड मास का रूल अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। एंड प्लीज बच्चा शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड लाइक बटन जरूर दबा देना, जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए